हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं हरियाणा जुडिशरी के लिए माइनर एक्ट की सीरीज। हमने ऑलरेडी द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ऑफ 1973 कंप्लीट कर लिया है और जिसके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैंने उसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियोस चेक करें और पूरी एक्ट जो है मल्टीपल रिवाइज करें बिफोर द एग्जामिनेशन। आज से हम शुरू करने वाले अपना नया एक्ट जो कि है द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918। आज से हम ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्ट मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हम रन कर रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है आपको बिल्कुल एक मिनिमल कॉस्ट में प्रोवाइड की जा रही है, जो है ₹299। जो हमारे चार्जेस लगते हैं बस उतने ही चार्जेस है। तो मैं ज़्यादा इस मॉक टेस्ट के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हमें अपने एक्ट पे आना है। एंड अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक डाल दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करिए, वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एक्ट के साथ। तो हमारा आज का एक्ट है द पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918, ठीक है। अब ये जो एक्ट है ये 2 पार्टों में है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। और टोटल इसके सेक्शंस है 51 सेक्शन, देख लीजिए। तो 51 सेक्शन है, 2 पार्ट में है, 5 चैप्टर्स है। तो याद रखिएगा क्या 3 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। पार्ट कितने हैं इसके? पार्ट है 2, ठीक है। चैप्टर है 5 चैप्टर हैं इसके और सेक्शंस है 51। तो ये याद रखिएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछ लेते हैं और हम गलती कर देते हैं। जो हमें मार्क्स उठाने के क्वेश्चंस हैं उसमें हम मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए जल्दी से हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि ये जो एक्ट है इसमें जो सेक्शंस है उसकी क्रोनोलॉजी क्या है। तो सेक्शन 1 हमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड बताता है, जैसे कि सारी एक्ट बताते हैं। सेकंड डेफिनेशन बताता है, वो भी सारे एक्ट हमें बताते हैं। थर्ड इसमें एनेक्टमेंट ऑफ द प्रोविजन रिलेटिंग टू कोर्ट इन पंजाब वैलिडेशन ऑफ एक्ट डन प्रोवाइजो, ठीक है। तो इनेक्टमेंट ऑफ द प्रोविजंस के बारे में बताया जा रहा है, जो कि रिलेटिंग टू किससे है? कोर्ट। जो पंजाब वैलिडेशन ऑफ एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। जब हम प्रोविजन देखेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। ये बस पार्ट 1 में 3 ही सेक्शंस है। पार्ट 2 जो है हमारा, जिसमें चैप्टर 1 भी है, उसमें जो सेक्शन नंबर 1 है वो हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 2 हमें रिपील के बारे में बता रहा है। सेक्शन 3 फिर डेफिनेशन। देखिए ये एक्ट जो है इसका एक अनोखा पार्ट यही है कि इसमें डेफिनेशन जो है ना फिर से सेकेंड पार्ट में भी दे रखे हैं सेक्शन नंबर 3 से। और यहाँ देखिएगा सेक्शन नंबर 1, 2, 3 जो है ना फिर से रिपीट हुए हैं आपके, ठीक है। पार्ट 1 में भी 1, 2, 3 है और पार्ट 2 में भी फर्स्ट चैप्टर में 1, 2, 3 है। प्रिलिमिनरी सेक्शन में प्रिलिमिनरी जो चैप्टर है उसमें 1, 2, 3 फिर से रिपीट किया गया है। जो हमारा सेकेंड चैप्टर था ना 4 to 17 सेक्शन, ये ओमिट कर दिया गया है। तो आज ये बिल्कुल नहीं है हमारे एक्ट में। फिर हम डायरेक्ट आते हैं सेक्शन नंबर 18 के साथ, जो चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है और ये सबऑर्डिनेट सिविल कोड के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो हमारे सबऑर्डिनेट सिविल कोड्स क्या क्या होंगे? तो इसमें बस क्लासेस ऑफ कोर्ट है, फिर सिविल डिस्ट्रिक्ट है 19 में, 20 में डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं। सबसे पहले आपको 18 में क्लासेस ऑफ कोर्ट्स बता दिए जाएंगे, फिर सिविल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में, फिर 21 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में, फिर 21A जो है इसमें असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में बता रहा है। फंक्शन डिस्ट्रिक्ट जज का फंक्शन असाइनमेंट भी कर सकता है, साइन भी कर सकते हैं किसी और को, तो वो बता रहा है। फिर सबऑर्डिनेट जजेस के बारे में हमें 22 बता रहा है। फिर 23 जो है ये रिपील हो चुका है। फिर हम आते हैं 24 पे, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। 25 क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन सूट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सूट्स में। फिर 26 में पिक्यूनरी लिमिट जुरिस्डिक्शन का, सबऑर्डिनेट जजेस का। फिर 27 जो है हमारा लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन के बारे में बता रहा है। 28 स्पेशल जजेस और जो बेंचेस हैं उसके, वो बता रहा है। फिर 29 जो है ये पावर टू इन्वेस्ट सबऑर्डिनेट जज विथ स्मॉल कॉज कोर्ट जुरिस्डिक्शन, पावर बताया जा रहा है जो सबऑर्डिनेट जजेस को दिया जाता है स्मॉल कोर्ट जुरिस्डिक्शन के साथ। स्मॉल कॉज कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो सेम जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। फिर 30 में हमें बताया जा रहा है एक्सरसाइज by subordinate judges of jurisdiction of district court in certain proceedings, ठीक है। तो subordinate judges का जो jurisdiction होता है कुछ certain district court में
सर्टेन प्रोसीडिंग से रिलेटेड वो बताया जा रहा है। फिर 31 में प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट। फिर उसके बाद हमारा आता है 32 जो कि रिपील हो गया है। 33 जो है हमारा वो कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताया जाता है। 33 में कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स कर लिया तो फिर 34 में बता रहा है पावर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है, 35 भी हमारा रिपील है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सेक्शन जो है यहाँ पे रिपील हो गए हैं। ठीक है, फिर 36 में हमें बता रहा है पावर टू फाइन मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स। अब मिनिस्टीरियल ऑफिसर को फाइन करने का पावर भी दिया है 36 में। फिर 37 में डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस पावर, डिस्ट्रिक्ट जजेस पावर का डेलीगेशन है 37 में। फिर चैप्टर 4 हमारा आता है जो कि अपीलेंट एंड रिविजनल जुरिसडिक्शन बता रहा है सिविल केसेस में। ठीक है, तो 38 जो है वो बता रहा है अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के जो भी उन्होंने डिग्री दिया, जो भी उन्होंने पास किया, ठीक है, उससे अपील लेके जा सकते हैं सूट में। ठीक है, फिर 39 में सबऑर्डिनेट जजेस से अपील। फिर 40 में आ रहा है पावर ट्रांसफ़र करने का सबऑर्डिनेट जजेस से अपील लेके दूसरे सबऑर्डिनेट जजेस को। ठीक है, ये भी देखेंगे कि इसके पास पावर है। फिर 41 में सेकेंड अपील के बारे में दिया जा रहा है। 42 में सेकेंड अपील जहाँ कोई अदर ग्राउंड नहीं है। ठीक है, नो सेकेंड अपील इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में सर्टेन केसेस में सेकेंड अपील नहीं हो सकती, ये भी देखेंगे 42 में। फिर 43 रिपील है हमारा। 44 रिवीजन के बारे में बता रहा है। 44A पीरियड ऑफ लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चैप्टर 5 जो है सप्लीमेंटल प्रोविजंस के बारे में बता रहा है और ये है फर्स्ट जो है 45 मूड ऑफ कन्फरिंग पावर। मूड क्या होगा पावर कन्फर करने का। 46 में कंटिन्यूएशन ऑफ पावर्स ऑफ ऑफिसर, पावर्स जो है ऑफिसर्स की उनका कंटिन्यूएशन। 46A प्रोविजन रिगार्डिंग पिटीशन राइटर्स। ठीक है, फिर 47 है कंट्रोल ऑफ लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। फिर 47A जो बता रहा है वो है प्रोविजन रिगार्डिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। 48 हमारा रिपील्ड है। 49 जो है अमेंडमेंट ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट एंड द इंडियन कोर्ट फीस एक्ट। ठीक है, ये है हमारा। फिर 50 जो है हमारा वो बता रहा है अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1898। ठीक है, ये अमेंडमेंट के बारे में बता रहा है। अब जो है लास्ट सेक्शन है हमारा रेफरेंस इन एग्जिस्टिंग इनेक्टमेंट ऑफ चीफ कोर्ट। ठीक है, रेफरेंस के बारे में भी यहाँ बात की गई है। तो ये जो एक्ट है अब बिल्कुल भी इसको लाइट नहीं लीजिएगा, क्योंकि भले ही वेटेज कम हो सकता है एग्जाम में, लेकिन हरियाणा जुडिशरी ने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा है कि आपके इस एक्ट से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। बट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज कर सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। तो आजकल ट्रेंड जैसे चेंज हो रहा है, जैसे आपने MP का भी प्री का देखा होगा कैसे उन्होंने पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया था, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप हर तरह से तैयार होने चाहिए और एक एक मार्क्स मायने रखते हैं प्री के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्ट के साथ। अब ये जो एक्ट है 1918 का, ये एक्ट नंबर 6 है। एक्ट नंबर 6 का मतलब क्या है, ये 1918 के ईयर में 6ठा नंबर का एक्ट था जो कि इनैक्ट हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 6th एक्ट है। अब देखिए ये इस एक्ट का अनोखा चीज़ जो है ना, इसमें दो लोगों ने एसेंट दिया था, दो पोजीशन के लोगों ने। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया था पंजाब का। पंजाब के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ना उस वक्त के, उन्होंने इसमें एसेंट दिया था 30 मई 1918। 1 मिनट, 30 मई 1918 को इन्होंने एसेंट दिया था। 30 मई 1918 लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पंजाब के एसेंट दिया था। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। गवर्नर जनरल ने कब दिया था, 12 जून 1918। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का अगर आता है तो ये है हमारा 30 मई को, और गवर्नर जनरल का आता है तो 12 जून को। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से लिया, फिर गवर्नर जनरल से लिया 12 जून को। ठीक है, और पहली बार जब ये पब्लिश हुआ था ना पंजाब गैजेट में, उसका डेट था 12 जुलाई। 12 जून 12 जुलाई आपको याद रहेगा। देखिए गवर्नर जनरल का कब लिया है, 12 जून को, और पब्लिश कब हुआ है, 12 जुलाई को, और बचा लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो कि 30 मई को ले लिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, क्यों लाया गया इस एक्ट को। तो इससे पहले हमारा एक एक्ट था 1914 का एक्ट। ठीक है, तो उस एक्ट में जो भी चीज़ किया गया था ना, उन सबको वैलिडेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया, सबसे पहली चीज़। फिर क्या है, फिर दूसरी चीज़ जो
उस एक्ट को रिपील किया गया है और एक नया एक्ट लेके आया गया है जो कि है पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918। ठीक है, उसके बाद जो है ये एप्लीकेबल कहाँ है, कोर्ट इन हरियाणा, हरियाणा के कोर्ट के लिए ये 1918 का एक्ट है। ठीक है, विच इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल, और जो कि सारे डिफेक्ट से फ्री है। जो प्रीवियस एक्ट में हमारे डिफेक्ट था वो सारे डिफेक्ट को जो है क्योर कर दिया गया और इस एक्ट को लाया गया है। अब देखते हैं प्रीएम्बल है क्या हमारा इस एक्ट का। तो वेयर एज it appears that the Punjab Court Act 1914 as assented to the Lieutenant Governor on 15th January 1914 and by the Governor General on 27th April 1914 as published in the Punjab Gazette 2 May 1914 included a clause, namely clause B of section number 39 subsection 1, which had not been passed by the Legislative Council of the Lieutenant Governor, and whereas doubt have arisen as to the validity of the thing done under the said act and the amending act Punjab Act 4 of 1914। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पंजाब कोर्ट एक्ट 1914 था उसको एसेंट कब दिया गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा 15 जनवरी को, फिर गवर्नर जनरल के द्वारा 27 अप्रैल को, और ये पब्लिश हुआ था 2 मई को। ठीक है, और इसमें बताया गया था एक सेक्शन था वहाँ पे, सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, जिसको जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ना पास नहीं किया था, जिससे डाउट अराइज हो रहा था वैलिडिटी को लेकर चीज़ों के लिए उस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए नया एक्ट लाना बहुत ही ज़रूरी था। अब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में सारे डेट्स जो हैं इस न्यू एक्ट के 1918 वाले एक्ट के आप मुझे डेट मेंशन करेंगे। भले ही मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कब लेफ्टिनेंट जनरल ने और कब गवर्नर जनरल ने असेंट दिया था और कब वो पब्लिश हुआ था, ये सारी चीज़ें आप मुझे लिख कर भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे आपका रिवाइज होगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी हमेशा के लिए। इसलिए डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप सब लिखेंगे। अब जो है इसका सेकेंड पैराग्राफ, एंड वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू वैलिडेट all things done under the said act, to repeal the said act and so much of them as may be valid, and to enact law relating to the court of Haryana which is free from defect as described, it is hereby enacted as follow। वो सेम चीज़ दी गई है जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो हमने पढ़ा था यहाँ पे वो सेम चीज़ है कि ये जो है वैलिडेट करने के लिए दी गई है, सारे उस पुराने एक्ट की चीज़ें जो है उसको वैलिडेट करने के लिए दिया गया है, और जो है हरियाणा के कोर्ट में इसको अप्लीकेबल किया गया है विदाउट एनी डिफेक्ट, जो कि प्रीवियस एक्ट में था हमारे। ठीक है, प्रीवियस एक्ट के जितने भी डिफेक्ट थे उसको हटाया गया है। अब हम आएंगे अपने पार्ट 1 पे। पार्ट 1 का जो पहला सेक्शन है ये है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, इस एक्ट को बोला जाता है पंजाब कोर्ट एक्ट ऑफ 1918। दिस एक्ट में भी कॉल्ड द पंजाब कोर्ट एक्ट 1918। ठीक है, और ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है, ये एक्सटेंड हरियाणा तक करता है। ये इसका एक्सटेंशन कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, अब सेकेंड सेक्शन पे चलेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब हमारा सेकेंड सेक्शन डेफिनेशन सेक्शन। तो डेफिनेशन सेक्शन में हमें बता रहा था expression Punjab Court Act 1914 means what was published in Punjab Court Act 1914 in part 5 of the Punjab Gazette dated 22nd May 1914। यानी कि जहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन यूज़ किया जाएगा ना इस एक्ट में, द पंजाब कोर्ट एक्ट 1914 का एक्सप्रेशन, तो वो माना जाएगा कि वो पब्लिश हुआ था पंजाब कोर्ट एक्ट 1914 के पार्ट 5 में, और वो पंजाब गैजेट में कब आया था, 22 मई 1914 को आया था। ठीक है, अब जो सेकेंड पैराग्राफ है ये बता रहा है द एक्सप्रेशन पंजाब एक्ट 4 ऑफ 1914 मीन्स दैट व्हाट वाज पब्लिश इन पंजाब एक्ट 4 ऑफ 1914 इन पार्ट 5 ऑफ पंजाब गैजेट डेटेड 28 ऑफ नवंबर 1914। यानी कि अब जहाँ पंजाब एक्ट 4 नंबर 4 ऑफ 1914 लिखा है, उसका मतलब हम क्या समझेंगे, ये समझेंगे कि पंजाब एक्ट 4 नंबर ऑफ 1914 जो है पार्ट 5 में है पंजाब गैजेट के, और उसका डेट क्या है 28 ऑफ नवंबर 1914। ठीक है, ये है हमारा डेफिनेशन। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 3 पे, जो कि बता रहा है इनैक्टमेंट ऑफ प्रोविज़न रिलेटिंग टू कोर्ट इन द पंजाब।
आपको बस बता रहा है कि ये पंजाब कोर्ट एक्ट है ना 1914 के, इसको वैलिडेट कर रहा है ये नया वाला एक्ट 1918 का एक्ट, ठीक है। और इसके 3 प्रोवाइजर, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं कवर नहीं कर रही हूँ, आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, दैट विल सफाइज, ठीक है। और आप छोड़ भी सकते हैं, दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। डायरेक्ट हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। अब पार्ट 2 का जो पहला सेक्शन है हमारा वो रिपील्ड है, यानी कि ओमिट है, हटा दिया गया है इस सेक्शन को। अब जो 2 है, सेक्शन नंबर 2, ये हमें रिपील के बारे में बता रहा है। अब देखते हैं इसको। द इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल आर हियर बाय रिपील्ड टू द एक्सटेंट मेंशन इन द 4th कॉलम देयर ऑफ, यानी कि जो भी इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड किया गया ना शेड्यूल में, वो रिपील किया जाता है उस एक्सटेंट तक जो कि 4th कॉलम में मेंशन किया गया है। यानी कि जो हम जब शेड्यूल देखेंगे तो फिर से देखेंगे इसको, जितने भी इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड किए गए हैं शेड्यूल में वो यहाँ रिपील किया जाता है उस एक्सटेंट तक जो मेंशन किया गया है 4th कॉलम में, ठीक है। ये बस मेंशन किया गया और हम ये फिर से देखेंगे शेड्यूल जब देखेंगे उस वक्त। यहाँ बस सिंपल सी चीज़ है, वैसे ज़्यादा कुछ, बस यही बता रहा है कि जितने भी इनैक्टमेंट शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए हैं वो सारे रिपील किए जाते हैं इस एक्ट के आते ही, और उस एक्सटेंट तक किए जाते हैं जो कि 4th कॉलम में मेंशन किया गया है, ठीक है। बस इतना ही है। अब जो है मेन डेफिनेशन सेक्शन ये है हमारा। पुराना वाला जो डेफिनेशन था दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट ये जो डेफिनेशन है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब इस पार्ट में अनलेस देयर समथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, स्मॉल कॉज क्या होता है? स्मॉल कॉज मीन्स अ सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट ऑफ 1887। यानी कि स्मॉल कॉज मतलब क्या होता है? स्मॉल कॉज मतलब कोई सूट, अ सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल नेचर का सूट, ठीक है, बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, स्मॉल कोर्ट के द्वारा अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट ऑफ 1887, ठीक है। यानी कि यहाँ बताया गया है कि स्मॉल कॉज मतलब होता है वैसे सूट जो कॉग्निजेबल नेचर के हैं, और वो किस कोर्ट के द्वारा है? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के द्वारा है, अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट ऑफ 1887। सेकेंड डेफिनेशन जो है ये है हमारा लैंड सूट के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 2 ये हमें बता रहा है लैंड सूट मीन्स अ सूट रिलेटिंग टू लैंड एज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट ऑफ 1887 और टू एनी राइट और इंटरेस्ट इन सच लैंड। यानी कि लैंड सूट मतलब क्या होता है? कोई भी सूट जो लैंड से रिलेटेड है और जो डिफाइन किए गए हैं सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट ऑफ 1887 में, और कोई भी राइट या कोई इंटरेस्ट जो उस लैंड से रिलेटेड है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझे तो कोई भी सूट जो लैंड से रिलेटेड है और जो डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 4 क्लॉज 1 ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट ऑफ 1887 में, और उसके साथ क्या क्या है? कोई राइट या कोई इंटरेस्ट उस लैंड में, यानी कि लैंड और उससे राइट, उससे रिलेटेड राइट और इंटरेस्ट उस लैंड से रिलेटेड, ठीक है। तो सिंपल यही मीनिंग है इसका। फिर जो हमारा थर्ड डेफिनेशन है वो है अनक्लास सूट के बारे में। अनक्लास सूट क्या होता है? मतलब ऐसे सूट विच इज़ नीदर अ स्मॉल कॉज नॉर अ लैंड सूट, यानी कि ना ही वो क्या है, ना ही वो स्मॉल कॉज है, ना ही वो लैंड सूट है, ठीक है। तो जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा ये हमारा होता है अनक्लास सूट, ठीक है। जो फोर्थ डेफिनेशन है वो हमें वैल्यू के बारे में बता रहा है। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू जो है वो यूज़ किया जाता है विथ रेफरेंस टू अ सूट। सूट के रेफरेंस में जो है वैल्यू को यूज़ किया जाता है, उसका मतलब होता है द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। यानी कि वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो वैल्यू को यूज़ किया जाता है सूट के रेफरेंस में, और उसका मतलब होता है अमाउंट या वैल्यू किस चीज़ का? सब्जेक्ट मैटर का, जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है उसका अमाउंट या वैल्यू, ठीक है, उसके रेफरेंस में वैल्यू को यूज़ किया जाता है किसी सूट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। तो सारा डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो 4 डेफिनेशन थे ना आपको, स्मॉल कॉज, लैंड सूट, अनक्लास सूट और वैल्यू, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बस 4 ही है तो ईजी है रिमेंबर करने को भी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 2 है, बट इसको पूरा रिपील कर दिया गया है, तो हमारा सेक्शन जो है काफ़ी कम हो जाता है इससे। 4 to 17 रिपील है, डायरेक्ट हम 18 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा और आपके लिए ये यूज़फुल था कि नहीं।
और मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी क्वेरी के रिगार्डिंग मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल बाय माय साइड, दिस इज़ ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।